हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग चार सब्जेक्ट का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें भूगोल, पॉलिटी और हिस्ट्री और साइंस। यह चार टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे, जिसमें 20-20 क्वेश्चन सभी के हम लोग करेंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वह भारत का गोवा राज्य है, जो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? बनावाच्छादित मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बनावाच्छादित का मतलब कि जिसमें ज़्यादा संख्या हो, जिस राज्य में ज़्यादा वनों की संख्या हो। तो यह कौन सा राज्य है? तो यह मध्य प्रदेश है, जहाँ पे बनावाच्छादित की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमाद्री। हिमाद्री जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो यह अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के बाह्य परत को मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? तो जो पृथ्वी का बाह्य परत है उसको हम क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी का जो बाह्य परत है उसको हम चट्टान या शैल बोलते हैं। तो यह हमारा सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह कोटोपैक्सी जो है विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है वह एकांकागुआ है, जो एक मृत शांत ज्वालामुखी है, जो एंडीज पर्वत पर है। ठीक, जो यह पड़ता है इक्वाडोर में। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है? तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड कैसी धारा है? तो लेब्राडोर और फॉकलैंड कैसी धारा है? तो ये ठंडी जल धारा है। कैसी है? तो ठंडी जल धारा है। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड कैसी जल धारा है? तो ठंडी जल धारा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहिर्मंडल में कौन सी गैस होती है? तो बहिर्मंडल में कौन सी गैस होती है? तो उसमें हीलियम और हाइड्रोजन हीलियम बहिर्मंडल में पाई जाती है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप आपसे पूछेगा, तो बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप स्थित है। आगे चलते हैं। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह बोर्नियो है, जो विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है। मोती की माला कहलाता है, तो मोती की माला कहलाता है तो क्या? पक्षाब मेघ को मोती की माला कहलाता है। आप लोग इसको तो याद रखिएगा। मोती की माला, पक्षाब मेघ जो होते हैं बादल, वह उसको हम मोती की माला भी कहते हैं। आगे चलते हैं। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो यह बगलिहार, सलाल एवं दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो यह चिनाव नदी पर स्थित है। चिनाव नदी पर स्थित है। तो यह किस नदी पर स्थित है? तो चिनाव नदी पर स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? यहाँ पे उड़ीसा का शोक पूछ रहा है, तो किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक जो है यह महानदी को कही जाते हैं। उड़ीसा का शोक यह महानदी को कहा जाता है। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बंगाल का शोक पूछेगा तो दामोदर नदी को, और बिहार का शोक पूछेगा तो आप लोग किस नदी को बताएंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको। तो यह, चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है कैसे? देखिए, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में जो कहा जाता है सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग नाम है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह अलग अलग इसका नाम है। कभी भी पूछ सकता है कि मतलब दिहांग चाहे कहीं भी किस स्टेट का, कि उसको क्या कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है?
तो यह ब्रह्मपुत्र ही है जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं। सर्वाधिक पानी सोखने वाली, यहाँ पे होगा सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? तो यह दोमट मिट्टी होती है जो सर्वाधिक पानी सोखती है। आगे चलते हैं। गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है? तो जो गोखुर झील बनती है उसका निर्माण कैसे होता है? तो यह कैसे होता है? तो नदी के अपरदन से होता है। कैसे होता है? नदी के अपरदन से होता है गोखुर झील का निर्माण। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो यह देहरादून में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से संविधान का हम लोग 20 प्रश्न करेंगे, वहाँ हम लोग भूगोल का 20 प्रश्न किए थे, तो यहाँ से संविधान का हम लोग 20 प्रश्न करेंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आपसे पूछता है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 महिलाओं की संख्या थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या। आगे चलते हैं। संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी? तो संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी? तो यह 114 दिन बहस हुई थी संविधान के प्रारूप पर। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्ताव का प्रावधान किया गया था? तो ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का जो प्रावधान था वह पारित किया गया था। तो यह 1919 के अधिनियम के तहत तो यह किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, कौन कौन थे? तो उसमें जब संविधान सभा बनने की बात हुई थी तो उसमें 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कौन कौन थे? तो अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली थे। यह 4 थे। अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान 2 और कुर्ग और दिल्ली, यह 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। आगे चलते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया? तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया था? तो यह 14 सितंबर 1949 को यह स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दल बदल अधिनियम यह कब पारित हुआ था? तो यह 52वें संशोधन 1985 द्वारा हुआ था। दल बदल अधिनियम यह 52वें संशोधन 1985 द्वारा हुआ था। आगे चलते हैं। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां जो भाग है संविधान का वह सबसे बड़ा भाग है। आगे चलते हैं। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया था। तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उनको शिक्षा क्या है? निःशुल्क देना था, अनिवार्य था। और यह किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो किस संशोधन के द्वारा? तो 86वां संशोधन 2002 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा यह किया गया था और अनुच्छेद 21 क में इसकी बात करता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था? तो यह लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। यह आप लोग इसको लागू की बात करते हैं 1 अप्रैल 2010 को, और यह 86वें संशोधन 2002 में यह हुआ था। ठीक ना। आगे चलते हैं। लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो यह 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है लोकसभा में। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी है? तो देखिए जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसकी न्यूनतम अवधि क्रमशः कैसे होगी?
तो 6 माह न्यूनतम होता है और 3 वर्ष अधिकतम होता है। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष तक होता है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विचार, उस पर फिर विचार कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 137 के तहत उस पर विचार कर सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है? तो देखिए, यह विधानसभा में राज्यपाल की बात करता है। तो राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो केवल एक भारतीय को मनोनीत कर सकता है, वो भी विधानसभा में। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, विज्ञान से क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, वृक्क जो किडनी है, किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यह यकृत द्वारा होता है, यकृत द्वारा होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो यह मटर के पौधे का चयन किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज है दूध में पाई जाने वाली शर्करा। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह समतल दर्पण को सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। अंडे का आवरण किसका बना होता है? जो अंडा होता है उसका बाहरी भाग किसका बना होता है? तो वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो सोडा वाटर बनाया जाता है तो वह किसका प्रयोग होता है? तो CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, उसमें CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर में मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में मापी जाती है। आगे चलते हैं। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो मनुष्य में जो बुढ़ापा आता है तो वह किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थायमस होता है। थायमस जो ग्रंथि होती है, इसके लुप्त हो जाने से मनुष्य में बुढ़ापा आने लगता है। आगे चलते हैं। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कैसी होती है? तो जो घड़ी आती थी पहले वाली सुई वाली, तो उसमें चाबी दिया जाता था। तो उसमें जो चाबी की बात कर रहा हूँ, चाबी भरी हुई थी, तो उसमें संचित ऊर्जा वह कैसी होती है? तो वह कैसी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। समुद्रीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो समुद्रीय जो दूरी है उसको मापने की इकाई क्या होती है? तो यह नाटिकल मील में मापी जाती है। जो समुद्र की दूरी है उसको नाटिकल मील में मापी जाती है। रेन कोट किसका बनाया जाता है? तो रेन कोट किसका बनाया जाता है? तो यह कार्बोनेट्स का बनाया जाता है। किसका? तो पॉलीकार्बोनेट्स का बनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम जो सुगंधित पदार्थ होते हैं उसको बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट उसमें प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम जो सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं तो उसमें एथिल एसीटेट प्रयोग किया जाता है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है होता है? तो डिप्थीरिया जो है उससे ग्रस्त जो अंग होता है, कौन सा अंग होता है? तो यह गला होता है डिप्थीरिया से ग्रस्त अंग। आगे चलते हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो यह मीथेन गैस है जो गोबर गैस से प्राप्त होती है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या पूछ रहा है। तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20 होती है। अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। आगे चलते हैं। पौधे के पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो पौधे के पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो यह कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। कैरोटीन के निर्माण के कारण जो होता है
वह पत्तियों के पौधे के जो पत्तियां होती हैं वो पीला हो जाती हैं। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो मानव का वह अंग जो जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक हो जाती है तो वह अंगुलियों में होती है, ठीक ना। अंगुलियों में होती है, क्या होती है, जो मानव शरीर का अंग है वह उसमें हड्डियों की संख्या किसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो अंगुलियों में होती है। आगे चलते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहता है, क्या कहा जाता है, तो शिरा कहा जाता है। तो वह पूरे शरीर से ले जाके कहाँ पे ले जाती है, तो हृदय में ले जाती है, तो उससे हम लोग शिरा कहते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री इतिहास का यह प्रश्न इसमें हम लोग करेंगे, तो इसमें भी 20 प्रश्न होंगे, तो हम लोग सभी का 20-20 प्रश्न करेंगे। तो चलिए इसका भी हम लोग 20 प्रश्न कर लेते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया था? तो आपको बताना है वैदिक काल में जो है वह किस जानवर को, तो यह गाय जो है उसको अघन्य माना गया है, जिसे वैदिक काल में इसे न मारे जाने योग्य की बात है, तो ये से अघन्य माना जाता है यह गाय को मारना। आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, और यह कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भागवत गीता यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी श्रीमद् भागवत गीता। आगे चलते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह थे ईसाई धर्म के संस्थापक। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो अशोक ने यह किसके दीक्षा यह किससे ली, मतलब किसके प्रेरणा से ली? यह उपगुप्त की प्रेरणा से लिए थे अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा। आगे चलते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद गजनबी था जो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। सिंचाई के लिए नहरें का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सिंचाई के लिए जो नहर बनी थी उसका निर्माण किसने करवाया था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था, पहला शासक था यह। आगे चलते हैं। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो ये औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। आगे चलते हैं। नाना साहेब के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाना साहेब के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? अवध की पूछ रहा है, तो अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद थी लखनऊ से पहले। आगे चलते हैं। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? यह हैदराबाद था। उस समय क्या हुआ था? उस समय यह राज्य हुआ करते थे, तो सहायक संधि के लिए प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। दूसरा राज्य पूछेगा तो मैसूर। तो यह उस समय राज्य हुआ करते थे जब पूरे अभी भारत मतलब ज्वाइंट पूरे राज्य नहीं हुए थे, तो उस समय उससे राज्य कहा जाता था। तो आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो यह डिजरायली ने यह राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो यह 5 फरवरी 1922 को यह चौरी चौरा की घटना हुई थी। यह गोरखपुर से पहले पड़ता है। आप लोग इसको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यह गोरखपुर से थोड़ा सा पहले पड़ता है। तो चौरी चौरा एक स्थान है, वहाँ पे यह घटना हुई थी। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किए थे। कौन? राजकुमार शुक्ला। 3 कठिया प्रथा चंपारण कैसी थी? तो यह 3 कठिया जो प्रथा थी यह चंपारण में हुआ था। तो यह कैसी थी? तो यह किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना था। तो यह इसे ही 3 कठिया प्रथा कहा जाता है। तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो यह किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था।
आगे चलते हैं, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो यह अंतिम देश था द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने वाला जापान था। यह आप लोग इसको याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? तो 61 देश भाग लिए थे। 61 देश भाग लिए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो यह दोस्तों आज का यह 80 प्रश्न था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो में। आप तब तक के लिए थैंक यू सो मच।